हाँ ये देखो, तो हमको दिया हुआ है कि दो कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, इन द एब्सेंस ऑफ द स्लैब द लाइट कन्वर्जेस एट दिस पॉइंट ओ। ठीक है, लेकिन अब मैंने 6 सेंटीमीटर का एक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। सो नाउ टेल मी कि हमारा फाइनल जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। सर दूसरे सरफेस में, मतलब ऑपोजिट सरफेस पर। हाँ सर वो सरफेस है उस पर। सरफेस पे, मतलब तुम कह रहे हो कि जो राइट वाले। हाँ हाँ सर। ए बी जो हमारा फेस है उस पे। हाँ सर। ओके, और ओके तुम्हारा इमेज में आगे बनेगा पीछे बनेगा। तुम एक चीज याद रखना कि लाइट जो है, सर आगे बनना चाहिए। हाँ पैरेलल स्लैब जो होती है वो ऑब्जेक्ट को, देखो तुमको एक चीज पता है ना कि लाइट अपना पाथ है रिट्रेस करता है ना। हाँ भाई इतना तो पता है। तो जी अगर सर। अगर ये जो लाइट में अंदर जा रही है, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं इसको उल्टा कर दूं कि मुझे लाइट को बाहर लेके जाना है, ठीक है, मतलब कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है सपोज, तो लाइट को कहां से आना चाहिए, इस ओ पॉइंट के पहले से आना चाहिए या मतलब कि मैं ओ पॉइंट के बाद में आना चाहिए। अरे कैसे सर लोग बाद हो में भाई। बाद में बाद जैसे कि ये मान लो एक स्लैब रखा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट जाती है जो स्ट्रेट जाती है वो तो स्ट्रेट ही गई, लेकिन जो लाइट ये मान लो मतलब ऐसे गई, ये ऐसे, ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे होएगी, फिर बाद में ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं जब इसको अपने वर्चुअल इमेज इसके बनाता हूँ जिसको हम एपरेंट हाइट बोलते हैं, तो ये लाइट कहाँ इंटरसेक्ट करती है, आगे करती है ना ये, तो एक्चुअल में लाइट ये ऐसे गई है यूं, और हमको क्या लग रहा है वो कहां से आ रही है, ओ पॉइंट से। तो अब बताओ अगर मैं इसी चीज को रिवर्स कर दूं तो हमारी जो लाइट है उसको कहां पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, आगे या पीछे। ओके पीछे। पीछे, ठीक है। तो हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे आएगी, और तुम इसके अंदर देखो हमको पता है कि पैरेलल स्लैब की वजह से कितना शिफ्ट आता है, म्यू नहीं T1 - 1/μ इतना आता है ना। Yes, तो sir. हमारे पास कितना बन जाएगा 6 1 - 1/3/2। तो आंसर कितना आएगा 2। 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा। देखो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता तो उसका इमेज कहाँ बनता, आगे बनता ना यहाँ पे। तो अगर ये तो तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट को अगर तुमने इमेज के अपने लोकेशन पे रख दिया तो सब कुछ इंटरचेंज हो जाता है, तो एक्चुअल में उसकी इमेज वहां बनेगी 4 पे। तो पैरेलल स्लैब क्या करता है बेसिकली, चीजों को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है। क्लियर है, अगर मतलब कि ऊपर वाले कहते हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा तो यहां देख लो। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हमको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ भी एक तुमको स्लैब सा दिया हुआ है। तो बताओ क्या होगा। सर आप वो नीचे वाला और एक बार बताओगे प्लीज। ओके, अपने इस वाले डायग्राम में देखो, छोटे वाले में येलो वाला जो मैंने बनाया है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा होता, पॉइंट एक्स पे रखा होता, तो उसकी इमेज कहाँ बनती बेटा, ओके। ओ पे बनती, और वो हमारा कितना कहते थे अपने आप शिफ्ट हो जाता, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट होता ना, यस सर। क्योंकि इस वाले स्लैब की वजह से ये होता है, राइट। ओके, अब अगर इन सारी लाइट के पाथ को मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर पाथ को, भाई लाइट अपना पाथ अगर रिट्रेस करता है ना, तो अगर ये लाइट यूं आ रही होती, अब अगर इसको देखो, अब ब्लू वाले एरो को,
तो हमको क्या लगता है ये लाइट अगर स्लैब नहीं होता तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता, यहाँ करता ना, लेकिन अब स्लैब आ गया तो ये लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। समझ गई। तो मतलब पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, तो देखो हम पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा पीछे ले गए उसको 2 सेंटीमीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इसके अंदर। अब बताओ आंसर क्या आएगा। सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एक बार वापस बता देंगे। नहीं, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे है ना, पैरेलल लाइन आ रही है देखो ना। अच्छा स्टार्ट करें धीरे धीरे। सर एक मिनट। सबसे पहले वाली जो सरफेस है, चलो उसकी बात करते हैं। फॉर सरफेस ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ μ1? 1, μ2 3/2, u माइनस इन्फिनिटी, v हमको फाइंड करना है, और r की वैल्यू +10 या -10? +10 +10। ठीक है, तो पहले तो निकाल लेते हैं कि पहली इमेज कहां बनेगी। तो पहली इमेज मैंने बनाई, मैंने लिखा μ2, तो 3/2 v1 लिख दिया सपोज उसको मैंने। ठीक है, फिर -1 माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 3/2 -1/10। तो क्या बन जाएगा, 1/, तो इन्फिनिटी हो गया। 30 सेंट। +30। तो हमारे पास अपना इसका वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू 30। 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर कैसा आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो नाउ आई कैन कमेंट कि दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर बी। जब मेरा रिफ्रैक्शन होगा ना बी वाली सरफेस से होगा, तो ये मेरे पास में अपने ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं कि फॉर सरफेस बी, ओके, बी के लिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ μ1?
Trisha, 3/2. What is value of mu 2? 4/3. 4/3. 4/3. 4/3. What is value of u? +30. +30. देखो अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना दिया होता 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर तो हम उसको ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन अभी उसने दिया है कि इतना कुछ है नहीं, तो हमने लिखा +30. What is the value of r? -10 और +10? -10. -10 क्योंकि इस तरफ है, ठीक है। तो यहां से मैं फाइंड करता हूं v2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4/3 v2 So 20 centimeter. माइनस 3/2 इंटू 30 इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 अपॉन r की वैल्यू -10। क्या आता है हमारे पास में v2? 13.33 आंसर है क्या? हाँ 13.33 आंसर है क्या? नहीं यार, मैं मेरे को आंसर नहीं पता, पहले मुझे बताओ कि इसका क्या आ रहा है। अरे v2 सर वो कितना आएगा? 4/3 minus 3/2 1/6 हो जाएगा. ये 2 -1/6. हाँ अरे 20 मुझे आ रहा सर है। हाँ सर 20 आ रहा है. ओके 20 आ रहा है, सबका आ रहा है 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ये पूरा मीडियम तुम्हारा, ये पूरा मीडियम तुम्हारा अगर 4/3 का होता सपोज, तो लाइट यहां से जाने के बाद में इंटरसेक्ट कहां करती? बताओ। 20 सेंटीमीटर पे. 20 पे करती ना सेंटीमीटर और आगे. यहां से जाने के बाद में। हाँ सर। हाँ तो लाइट एक्चुअल में यहां पे इंटरसेक्ट करती, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में कितना आता? 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ का मीडियम 4/3 होता तो, लेकिन यहाँ का मीडियम तो 4/3 नहीं है, यहाँ का मीडियम कितना है? 1। 1. राइट। तो Yes. अब मुझे बताओ कि उसको हवा के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मेरा फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? सर हाँ? सिर्फ और फेस बी वाला पार्ट एक बार दिखा सकते हैं? ओके तो बेटा जो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, बी की बात कर रहा हूँ, तो व्हेन आई एम डूइंग एन रिफ्रैक्शन फॉर द सरफेस बी, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? 3/2 वाले मीडियम में रखा हुआ है यस ना? सर। ओके और जो हमारी इमेज बनने वाली है, मतलब कि आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी जो लाइट है वो कहाँ जाने वाली है? 4/3 वाले मीडियम में, तो 4/3 लिख दिया मैंने, ठीक है। रेडियस हमको पता ही है -10 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, उसका कॉनकेव सरफेस है ना। सर तभी आपने बी के अलोंग रिफ्रैक्शन किया तो ए से तो वो +30 पे आ रहा था ना? हाँ हाँ तो सेकंड वाली सरफेस के लिए मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 30 पे है ना, सर उसको ऐसा मुझे नहीं लगेगा। पता कि सेकंड हाँ सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाला आपने? हाँ सर। वो है वर्चुअल है बेटा, देखो चलो ठीक है उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं ना, बड़ा बड़ा बना देता हूँ, चलो तुमको अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये एक लाइन है, ये तो हमेशा ऐसी रहेगी बिकॉज दिस लाइन इज अलोंग नॉर्मल, राइट। यस सर। तो ओके अब मेरी लाइट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है, तो मैं उसको एक को ही लेके आऊंगा, तो ये लाइट यहां से आई, अब इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ का मीडियम है 1, यहाँ का मीडियम कितना है 3/2, तो अब ये लाइट को कहां पे कन्वर्ज होना चाहिए? इस पॉइंट से, ये पॉइंट मेरा पोल है, पोल से कहां पे कन्वर्ज होना चाहिए इसको? हमारे फॉर्मूले से 30 आगे। 30 आगे ना। तो ये जो लाइट है ये ऐसे जाने का ये कोशिश करेगी, यहां तक जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन इस सरफेस को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसीलिए बोला ना कि सरफेस 2 के लिए तो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। तो अब बताओ ये लाइट यहाँ पे आई, अब ये यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्शन हुआ, तो इस पॉइंट को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? प्लस में रखा हुआ है या माइनस में रखा हुआ है? हाँ
ये प्लस देखो ना यहाँ से, हाँ तो जब मैं सरफेस बी के लिए जब मैं वो कर रहा हूँ, है ना, जब उसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, +30। ठीक है, तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया, इमेज कितना आया, फॉर्मूला लगाया तो +20। +20। ठीक है, मतलब जब यहां से लाइट जाएगी तो वो जो लाइट है वो ऐसे जाएगी, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20। लेकिन इस 20 के अंदर लाइट जा नहीं सकती है ना, क्योंकि हमारा स्लैब तो कहते खत्म हो गया बीच में, हमारा स्लैब यहाँ तक ही है ना, 10 तक ही है, यहाँ तक ही हमारा स्लैब यहाँ तक ही है बस। तो मतलब जो आगे लाइट जाएगी नहीं, उसका कारण रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना यहाँ पे। अब बताओ, जैसे ही ये लाइट इस वाले पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी, तो सी वाले पॉइंट पे जाने के बाद लाइट कहाँ जाएगी, पहले कन्वर्ज हो जाएगी या आगे कन्वर्ज होगी, आगे होगी। हाँ हाँ भाई आगे, पहले कहाँ पे, यहाँ से आज तक का 10, यहाँ का म्यू कितना है 1, यहाँ का म्यू कितना है 4/3, बताओ। भाई मुझे ये बता दो कि मेरे पास जो, आगे भी ओके होगी। एक बार हमारे पास एक्चुअली जो आंसर है वो कितना है, ये है ना 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर इन म्यू इक्वल टू 4/3। हमको इसको कन्वर्ट करना है म्यू इक्वल टू 1 में, तो कन्वर्जन ऑफ एन मीडियम में कैसे लगाते हैं, सर h/mu relative। ठीक है, कन्वर्जन तुमको याद है, मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ मीडियम कैसे लगाते हैं, जो भी तुम्हारा में एक्चुअल जो डिस्टेंस है अपॉन mu relative। म्यू रिलेटिव। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे जो हमारा जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, 10। है ना, और उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें 4/3 वाले में। तो मैं बोलूंगा कि जो एक्चुअल है वो कितना है 10, उसको मुझे कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इन 1। फिर कन्वर्ट इन 1 करना पड़ेगा। अरे कन्वर्ट इन 4/3, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 10/4/3, तो कितना हो जाएगा 30/4। क्या होता है 30/4? 7.5। 7.5। मतलब कि जो 10 सेंटीमीटर मेरा स्लैब में है वो में हवा के कितने इक्विवेलेंट है 7.5। 7। भाई ये तो होता ही है ना यार, देखो ये अगर एक मेरे पास में स्लैब है, इसका म्यू कितना है 4/3, अगर इसकी हाइट तुमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसी का इक्विवेलेंट अगर मैं हवा में बनाऊं एयर के अंदर, तो कितना आता है, यही आएगा ना 7.5 भाई, है ना। तो लाइट जो मेरी कन्वर्ज होएगी वो कहाँ हो जाएगी 7.5 पे, पहले ही हो जाएगी यहाँ पर। तो ये मेरा फाइनल बन गया, ये कितना आ गया 7.5। तो ये दिस इज माय फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमको ये चीज ध्यान देखने बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में आगे इमेज क्यों बनी थी, क्योंकि मैं हवा से आ रहा था और बीच में स्लैब आ गई थी। अब क्या हो रहा है, मैं स्लैब से आ रहा हूं और सामने हवा आ गई है, तो पहले वाले में तो पीछे शिफ्ट हो गई थी, इस वाले में कहां शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, क्लियर है, किसी को डाउट? भाई देखो ये चीजें प्लस माइनस कन्वर्जन ऑफ मीडियम ये थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो ऑप्टिक्स के अंदर कोई फॉर्मूले इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन कि भाई उसके लिए ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा,
ये हमें आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही थोड़ा अच्छा। सर तुमको थोड़ा दिया हुआ है ऊपर कीजिए ना, 1 मिनट। कौन से पार्ट में? सर आपने बड़ा डायग्राम बनाया था ना। ये वाला? हाँ हाँ सर। तो इसको मैं और कंप्लीट कर देता हूँ कि ये लाइट फिर यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगी फाइनली, ये फाइनल। तो ये जो है ये मेरा इमेज बना था V1 वाला, ये मेरा इमेज बना V2 वाला, और ये है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? फोकस। क्या होता है फोकस? जब भी तुम्हारी लाइट इनफाइनाइट से आ रही होती है तो जो भी तुमको रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन करवाने हैं करवा दो, फाइनली लाइट कहाँ पे मीट हो रही है या फिर मीट होती हुई हमको लग रही है, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये क्या बन गया? फोकस पॉइंट बन गया। सर आपने म्यू रिलेटिव के लिए बोला था, म्यू बाहर का अपन जो अपना हो वो ना रेफरेंस का। नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ना, हमारे पास जो तुमको थिकनेस दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, वो ना किसमें दी हुई थी? कौन से मीडियम में? स्लैब में। स्लैब में। हमको ना किसमें कन्वर्ट करना था उसको? एयर में। एयर में। तो देखो हमने ऐसे क्वेश्चन है ना किए हुए हैं ना, ये वाले क्वेश्चन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसका तुमको थिकनेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हमको उसको यहाँ से देखना है, तो हमको अपने कितना फील होता है हवा में ये डिस्टेंस? 7 है ना? Yes, पिछली बार क्या हो रहा था, जो क्वेश्चन मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, कहाँ गया वो? ये इसके अंदर हमको अपने डिस्टेंस जो है वो ना हवा का दिया हुआ था ना, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था एयर का डिस्टेंस था, क्योंकि ये तो पहले वाला है ना, स्लैब के बिना क्या हो रहा था, तो हमको एयर का डिस्टेंस है ना दिया हुआ था, हमको ने किस में कन्वर्ट करना था उसको? ग्लास में, क्योंकि ग्लास स्लैब हमने बाद में डाला है, तो हवा की जो 6 सेंटीमीटर जो होती है, ऑब्जर्वर हवा में है, राइट? हाँ मतलब ऑब्जर्वर हवा में है ना। हाँ ऑब्जर्वर हमारा हवा में है। लेकिन ये देखो ना कि ये जो पाथ था, ये हमारा एक्चुअल जो पाथ था, ये तो किसमें था? हवा का पाथ था ना ये तो। अगर स्लैब नहीं होती तो वो यहाँ जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये पाथ बड़ा हो जाएगा ना अगर मैं इसको किसी उसमें डाल दूंगा, स्लैब में, क्योंकि देखो हवा के अंदर जो चीज 7.5 है वो स्लैब के अंदर कितनी है? 10 है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, स्लैब बना लिया करो वहां पे, और फिर देख लो कि क्या होगा स्लैब से। चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर चीजें और क्लियर होंगी। तुमको दिया हुआ है कि एक स्लैब दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ये ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। इसका एक जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा स्फेरिकल है, ठीक है, और जो स्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो है, तुमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये स्लैब है इसका तुमको दिया हुआ है लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये स्लैब यहाँ पे खत्म हो गई है। इसके आगे एक और मीडियम है, इसके आगे का जो मीडियम है वो अलग है, और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ का जो मीडियम है उसका तुमको दिया हुआ है 4/3। 4/3 जनरली अपने ना वाटर का होता है, और CD is water, object O is placed at a distance from the pole, ये मेरे पास में पोल है, ठीक है। और इसकी जो अपने थिकनेस है उसको इग्नोर करना है ना, हम तो अपने इग्नोर कर देते हैं उसकी थिकनेस को। डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ O फ्रॉम P एज व्यू फ्रॉम द लेफ्ट, कहाँ पे है? लेफ्ट, इधर। मुझे यहां से देखना है, मुझे बताओ कि उसकी इमेज कहाँ होगी? पॉइंट O की, यहाँ पे है तुम्हारा पॉइंट O।
फिर थिकनेस इग्नोर करना है, मतलब वो पोल से लेके ये यहाँ तक का हाँ ये मतलब इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम जब भी पैराक्सियल के लिए सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द उसका अपर्चर। तो चलो, और हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है बाहर की तरफ, उसको इमेज दिखाना है। तो या फिर ऐसा कर दो, इसको बोल दो ऑब्जर्वर ए और एक ऑब्जर्वर को इसके अंदर भी बैठा दो, इसको बोल दिया बी। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेजेस ऑफ ओ with respect to observer A and observer B? हाँ भाई बताओ। सर पहले का 11.66 रहेगा, पहले वाले का मतलब कि कौन सा, लेफ्ट वाला? ए वाले का। ए वाले का 11.66। ओके, टू द राइट और ऑफ। कोई भाई किसी के पास कॉन्ट्राडिक्शन हो तो इसके आंसर का? फिर क्या आया उसको? उसका 11 पॉइंट कुछ आया। 11.66 राइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं उससे बताओ ना, पोल से बता दो। सर 26.66। नहीं यार, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। थर्टी आना चाहिए इसके हिसाब से। सर वो शायद मतलब वो म्यू इक्वल टू 4/3 का कंसीडर कर रहा है ना, तो
चेंज सर अरे अरे हाँ सर वहाँ पे हम मीडियम तो वही रख रहे हैं और बाहर का ऑब्जेक्ट, मैं कंफ्यूज हो गया था वो वाटर की वजह से। क्यों भाई, देखो वो जो 4/3 है वो ना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अब तुम उसको एक्सटेंड करोगे तो भाई हम तो ना वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हैं, वहां पे मीडियम कोई हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहले ऑब्जर्वर के लिए निकालता हूं 4a, जो μ1 है वो कितना बन जाएगा 2, μ2 बन जाएगा 1, r क्या बन जाएगा -15 सेंट, नहीं क्या है r अपना 10 है, 10, हाँ r इज 10, और u मेरे पास में है -15 सेंटीमीटर, v मुझे फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला लगाया, तो 2/v माइनस, नहीं क्या कर रहा हूं यार, 1/v माइनस 2 यू कितना है, यू कहाँ गया, -15 इक्वल टू μ2 1 - 2 अपॉन r की वैल्यू -10, तो v का वैल्यू कितना आ गया, v इक्वल टू 1/10 - 2/15, तो v आ जाएगा 15 - 20 है ना, 5 30, तो v का वैल्यू 30 आया ना, यस सर। तो v का वैल्यू आ गया -30। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल है, तो मतलब उस वाले ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि जो लाइट है, देखो वो ऐसे है, लाइट यहां से आ रही है, जो लाइट ऐसे गई वो तो ऐसे चली गई स्ट्रेट, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो लाइट ऐसे आई, ठीक है, वो थोड़ी सी ये हो गई है, और उसे उसने एक्सटेंड किया। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, अब ये जो मतलब कि एक्सटेंडेड लाइट जो जाएगी इसका रिफ्रैक्शन थोड़ी होगा, वो तो इमेजिनरी लाइट है, पीछे कुछ हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लो वो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी वर्चुअली। तो वर्चुअली वाली लाइट के अंदर तुमको कोई मीडियम कन्वर्जन वगैरह नहीं लगाना है, तो हमारे पास में डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको बोल दिया इमेज 1 30। हाउ अबाउट अपना ऑब्जेक्ट 2, नहीं अपना ऑब्जर्वर 2, सर वो तो स्लैब हो गया ना अब। वो तो स्लैब बन गया भाई, उसके लिए तो मेरा तो ये कह सकता हूँ ना 4b, यहाँ पे एक सरफेस है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारा म्यू कितना है 4/3, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका म्यू कितना है 2, बस, और स्लैब है तो कोई अपन झंझट ही नहीं है। देखो अगर यहाँ भी तुम अगर चाहो, अगर तुमको स्लैब वाला फॉर्मूला याद ना हो तो तुम उसको भी लगा सकते हो, तो ये यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बन जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि अपना फ्लैट सरफेस है ना, तो हमारा फॉर्मूला अल्टीमेटली है वही बन जाएगा कि v अपॉन ये, तो देखो मैं लिखूंगा μ2, जहां पे ऑब्जर्वर है वो कितना आएगा 4/3, तो 4/3v माइनस μ1 कितना है 2, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है -5 पे, μ2 कितना है 4/3 - 2 अपॉन r की वैल्यू कितनी है इसके लिए इन्फिनिटी। इनफाइनाइट, तो ये लो इनफाइनाइट, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4/3v इक्वल टू -2/5, तो v की वैल्यू कितनी बन जाएगी -20/6, तो -10/3 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ पीछे की तरफ ही, पीछे की तरफ ही, तो ये लो यहाँ पे बन जाएगी इमेज मेरे पास में I2। तो हम जो एपरेंट वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे, एपरेंट वाले क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लोगे एक्सिस वाले क्वेश्चन, यस सर। यस सर। ओके गुड। अब इसी के अंदर अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई वेलोसिटी की बात करते हैं, अभी तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड
इमेज। तो सपोज ये हमारे पास में सरफेस μ1 μ2 r, ये क्या है, u क्या होता है, अगर मैं बोलूं du/dt तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूं dv/dt तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज u and v आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में रिलेशन क्या होता है, सर ऊपर वाले v2 रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दूं? यस, जो काम हमने उसमें किया था मिरर के अंदर वही चीज करेंगे। μ1 μ2 आर कांस्टेंट और हमारा r भी कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, μ2/v, तो d/dt ऑफ μ2 इक्वल टू d/dt ऑफ μ1/u। तो क्या आएगा, μ2/v² dv/dt इक्वल टू μ1/u² du/dt। तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू μ1/μ2 v²/u² du/dt। मीडियम वाली एक चीज तो आनी ही चाहिए थी, क्योंकि भाई हमारे एक्स कोऑर्डिनेट को मीडियम ही तो करता है डिसाइड। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तुम्हारा वही आता है v²/u² वाला। ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अपने आते नहीं है जनरली, क्योंकि क्या सिंपल सी चीज है ना, इतने सिंपल सी चीज के ऊपर कौन क्वेश्चन देगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए, अगर निकालना हो तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसको अब छोड़ रहा हूँ, मतलब इजी चीज है ना, तुमको आ ही जाएगी, डिफरेंशिएट करना है, बाद के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि अब ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो जैसे वही चीज μ1 μ2 r। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज उसके पास में हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो बताओ, ये अगर हाइट दी हुई है तो सारे के सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, सारे के सारे पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज u। तो जो मेरा इमेज बनेगा उसके भी सारे के सारे पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। तो ये लो, हमने ये कह दिया v, कि भाई हमारा जो भी इमेज है वो सपोज यहां बन रहा है, ये पॉइंट सपोज मेरे पास में सेम रहेगा? यस, नहीं 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 नहीं, सर आपने भी y बोला था इसलिए। अच्छा नहीं नहीं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी तक वो अपने एक्स कोऑर्डिनेट वाला किया है ना। तो अगर उसके अंदर मैं उसमें मैं अपना u की वैल्यू को फिक्स कर दूंगा तो मेरे लिए v का वैल्यू फिक्स आएगा सबके लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मेरा इमेज बनेगा इसी लाइन पे बनेगा ना। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट का बॉटम पॉइंट है a प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे अपना a डैश। अब मुझे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट की इमेज बनानी है b डैश की, है ना। तो अगर b डैश की इमेज अगर मैं बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो मुझे b डैश से एक ही लाइन को लेके जाना है और उसको इंटरसेक्ट करवाना है। तो सबसे अच्छा पॉइंट मेरा पोल ही है। मैं एक लाइट को लेके गया, ये वाली लाइट जो पोल पे जा रही है, सपोज ये एंगल मेरे पास में आई, ये हो गया ना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो नॉर्मल के साथ में। और सपोज ये जाने के बाद यहां चला गया, ये एंगल मेरे पास में हो गया r। तो यहां जो इमेज बनेगी ये किसकी बन जाएगी, b डैश की। तो ये मेरा b डैश बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो क्या फॉर्मूला होता है, 4 पैरा एक्सियल रेस,
क्योंकि सारे फॉर्मूले हमारे पैरा एक्सियल रेस के लिए ही। मैं लिख सकता हूं कि μ1 I इक्वल टू μ2 R स्नेल्स लॉ। अगर भाई हमारा एंगल बहुत छोटा है तो कहते हैं साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली कहते हैं थीटा, है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में आता हूं, जब मैं लिख सकता हूँ ना कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा, इसको मैं लगा सकता हूँ। अब इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, पहले वाले ट्राइंगल में, तो 10I दैट इज अप्रोक्सीमेटली I क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U। और सेकंड वाले में अगर मैं आऊं 10R दैट इज अप्रोक्सीमेटली R, तो वो क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन V। तो अगर मैं इसको यहां से I बाई R निकालूंगा तो I बाई R क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज V बाई U। अब I बाई R की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, μ2 बाई μ1। तो μ2 बाई μ1 U अपॉन V इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, 17U upon U। सही है ना, उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं। I बाई R को मैंने क्या लिखा है, μ2 बाई μ1। सीधा है सर, और हाँ सही है सर, यही है। सही है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगा मेरे पास में, μ1 अपॉन μ2 V अपॉन U हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे पास में आता है मैग्निफिकेशन M। M इज μ1 बाई μ2 V बाई U। अब इसके अंदर देखो, अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो तुम्हारे डायग्राम से ही देख सकते हो कि जो रियल इमेज है वो तो उल्टी बनेगी, है ना। तो अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर देखूं तो μ1 और μ2 तो पॉजिटिव नंबर्स है, U है वो कैसा आएगा मेरा नेगेटिव, और जो भी है वो कैसा आएगा पॉजिटिव, है ना रियल इमेज के लिए। तो मेरे पास जो अपना मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव हो गया ना अपने आप ही, तो उल्टी इमेज आ गई। ये भी कह सकते हो, देखो इसका एंगल भी कैसा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, नहीं है क्लॉकवाइज, और ये भी एंगल कैसा है क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन कहीं नहीं लगाया। जब हमने किया था क्या बोलते हैं स्फेरिकल, क्योंकि उसमें एक एंगल अपना क्लॉकवाइज बन रहा था, एक एंगल अपना क्लॉकवाइज अपना एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में हमको माइनस साइन अगर लगाना पड़ा था, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके सही है भाई। फिर एक बार फिर बताएंगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे। माइनस इसलिए नहीं लगाया बेटा कि देखो जो आई एंगल है वो भी हमारा एक्स एक्सिस से कैसा बन रहा है, ये बन रहा है ना क्लॉकवाइज, और जो आर है वो भी कैसा है क्लॉकवाइज ही है। तो इसलिए जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर जब मैं उसमें कर रहा था ना, मिरर वाले में जब मैं कर रहा था, तो उसके अंदर तो यूं था ना, लाइट यहाँ जाके और यहाँ आ रही थी, तो ये एंगल अगर मेरा ऐसा है तो ये एंगल कैसा है, ये ऐसा था ना, उल्टा था, तो इसलिए वहां पे हमने माइनस साइन लगा दिया था, क्योंकि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल मेरा माइनस में जा रहा है। ओके हाँ भाई समझ आ गया। ओके गुड। तो देखो ये तो मैग्निफिकेशन जो होते हैं ना, ये हमको एक बार तो अलग लगते हैं। जैसे अगर तुमने स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने एक बार कर लिया, हमको पता है कि इन चीजों का डेरिवेशन कैसे होता है, इनका मीनिंग क्या, प्लस माइनस तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ना, क्योंकि वो तो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो और जो इमेज है वो उल्टे हैं सीधे हैं, तो इनके लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ
यहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर क्या था कि लाइट जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में वापस आती थी, तो हमारे पास म्यू वाला फैक्टर नहीं आता था। अब हमारे पास में म्यू वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। तो अपना μ1/μ2 हो जाएगा। फिर या फिर एक जनरलाइज्ड वो रख के न्यू1 न्यू2 को इक्वल कर दे 1 कर दे। अगर μ1 इक्वल टू और μ2 इक्वल टू 1 हो गया मतलब हमारा मीडियम कैसा, एक ही मीडियम है। हाँ सर, तो जनरलाइज हो गया ना। तो जनरलाइज क्या हो गया। हाँ अरे लेकिन रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना, फिर तो होगा ही क्यों रिफ्रैक्शन। हाँ सर। अगर दोनों तरफ मीडियम तुम्हारा सेम ही है तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, लाइट को जहाँ पे जाना है उधर ही जाएगी, हाँ सर। है ना। अब देखो इसी के अंदर, अगर मैं इसी के अंदर जाऊं अपने वेलोसिटी वाले उसके लिए, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, d हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन dt। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, d हाइट ऑफ इमेज अपॉन dt, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। तो इसी इक्वेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज मैग्निफिकेशन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये किया था ना, नहीं हुआ था। तो जैसे तुमको याद है कि हमने मिरर के अंदर m² लिख दिया था, यहाँ पे m² मत कर देना क्योंकि मैग्निफिकेशन में यहाँ पे μ1 और μ2 है, और जब मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा हूँ ना तो v और u का तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन इनका स्क्वायर नहीं हो रहा है, μ1 और μ2 का, इसलिए हम कर नहीं पाएंगे उसका। ठीक है। हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। है ना। ओके, अगर मान लो हमारे पास कोई ये दे दिया कि एक कर्व सरफेस है, उसके दो वो आ रहे हैं, तो मतलब कि क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल सपोज हमने छोड़ दिया है ना, और तुमसे पूछा कि बताओ उसके जो अपनी इमेज है उसका कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के अपने कंपोनेंट कर लेंगे और फिर उसको आगे निकाल देंगे। ठीक है। अभी ठीक है। जी सर। सर ओके कूल। अब देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत और भी आ सकती है वैरायटी, जैसे एक वैरायटी जैसे हमने हाइट वाला कर लिया ना, तो अभी इस हाइट वाले को और करता हूँ। सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक सर 1 मिनट थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। हाँ ओके लिखो सर। लिखो, हो गया, रुको मेरे को क्वेश्चन निकालने दो। आगे कहाँ गया, तो ये 2 3 4 में लेंस आ गया। एक्सरसाइज
कहाँ गए यार, एक दो अच्छे क्वेश्चन निकाले हुए थे मैंने। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, हाँ ये ठीक। इसमें दिया हुआ है कि सपोज हमारे पास में एक ऐसा हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ये तो मैंने अपने पीडीएफ तुमको अपने दिया हुआ है ना एक्सरसाइज वाला, सबके पास में है ना वो पीडीएफ, ये उसी का Yes, sir. क्वेश्चन है। तो सपोज ये हमारे कहते सेंटर वाली लाइन है, इसका तुमको म्यू दिया हुआ है 3/2, ये अंदर वाला, बाहर का म्यू 1 है। और एक बीम आ रही है, ठीक है, बाहर एक बीम है लाइट की, ये लाइट की पूरी बीम आ रही है, और इसका तुमको डायमीटर दिया हुआ है डी। तो बताओ जब ये स्फेयर से बाहर आ जाएगी तो इसका डायमीटर क्या होगा? जब ये सारी लाइट इस हेमिस्फेयर से बाहर आएगी तो इसका डायमीटर क्या बन जाएगा? या फिर यू कैन से व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस बीम एट द बॉटम ऑफ दैट हेमिस्फेयर। इसके अंदर हाइट वाला फैक्टर तुम्हारा आएगा थोड़ा सा, चलो करो। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर आइडिया। नहीं वो जरूरत नहीं है। सर क्या निकल हाँ बस तुमको सर इतना दिया हुआ है कि आर बहुत बहुत बड़ा है डी से, तुमको निकालना है कि व्हाट विल बी द diameter of light beam at the bottom of the hemisphere। ओके सर। निकालना है diameter of beam at bottom of hemisphere। हाँ भाई, अरे इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए यार।
2D/3. Okay, good. हाँ भाई 2D/3 किस किसका आया? खुशी क्या आया? सर एक सेकंड सर प्रतीक्षा सर वो v by u वाली टर्म अटक रही है। एक सेकंड, क्यों ऐसे कैसे अटक रही है? तुमको अपने कंडीशन मैंने दी हुई है ना यहाँ पे एक, कहाँ गया ये कि r बहुत बड़ा है d से, मतलब कि हमको अज्यूम करना है कि ये जो रेज हैं पैराक्सियल रेज हैं। तो देखो भाई अगर मैं इसको ऐसे बना लूं μ2, क्या है μ2 की वैल्यू? 3/2, μ1 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ u? -इंफिनिटी। v मुझे उसी वजह से फाइंड 0 आ रही करना थी। है और r की वैल्यू क्या है? +r। हाँ सर उसकी वजह से 0 आ रही थी। 0। वो भी 0 आ रहा था। यस चलो एक बार देखते हैं। हाँ दिख रहा है ना? देखो तो हम निकाल लेते हैं कि इस सिस्टम का फोकस कहाँ पे? एक्चुअली फोकस पे तो इमेज बनेगी ना। तो मैंने लिखा μ2 3/2v माइनस, यहाँ तो अपना 0 बन जाएगा ना क्योंकि इन्फिनिटी डालना है। फिर μ2 3/2 - 1 अपॉन r। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 3/2v = 1/2r। तो अपना v का वैल्यू क्या बन जाएगा? 3r। Yeah. मतलब कि सारी लाइट को जो कन्वर्ज होना है, अगर मेरा पूरा मीडियम अपना 3/2 वाला होता, ठीक है, तो क्या होता? तो कुछ ऐसा बनता है कि सपोज ये मेरे पास में डायमीटर है और ये तुम्हारे पास में सारे ये उसकी कर्व सरफेस, ये जो लाइट आ रही है डी वाली, ये जो हाइट है, इस हाइट को मैंने बोल दिया डी। लाइट यहां से जाएगी और ऐसे जाएगी, ये इस लाइट को यहां कन्वर्ज होना चाहिए था। और इसका जो है डिस्टेंस है यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस आया है? सर d/2 3r। होगा ना? हाँ d/2 होगा ना? देखते हैं। तो इतना आया, 3r आया ना उसका लोकेशन। यस, तो हमें निकालना है कि वो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे। अच्छा ये हमारे पास में अपना d/2 है, ठीक है ना? ओके, तो देखो अब कुछ और क्या लगा सकते हो? अपने सिमिलर कहते ट्राइंगल वाला, सिमिलर ट्राइंगल। देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूं
तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 3r। ये अगर अपना 3r है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है d/2, ठीक है। और सेकंड वाला अगर मैं लूं, ये वाला ब्लू वाला अगर मैं लूं, तो ये 2r कितना है मेरा 2r। तो ये जो हाइट है ये क्या बन जाएगी मेरे पास में, सपोज इसको मैंने बोल दिया स्मॉल r, तो उसी है ना रेशो के अंदर अपने हो जाएगा, राइट। यस सर। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू हो जाएगी d/3। अभी अपना सिमिलर कैसे ट्रायंगल वाला लगा दो ना यार, यहाँ पे अपने tan थीटा बोल दो और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कर दो, तो ये तो अपना रेडियस आया। सेम चीज हमारे यहाँ भी हो रही होगी, नीचे भी। सर लेकिन आप जब d/6r लिख रहे हो तो r तो बहुत बड़ा है ना d से। r बहुत बड़ा है इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, नहीं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता ना पैराक्सियल रेस के लिए। बट सर तो भी तो फिर वो फ्रैक्शन बहुत छोटा हो जाएगा ना। हाँ तो होने दो फ्रैक्शन को, कोई बात नहीं। तो भाई जब तुमने अपने इसमें देखा है ना, बाइनोमियल में देखा है कि जब चीजें बहुत छोटी होती है तो जो अपने स्क्वायर वाली जो टर्म होती है हम उनको इग्नोर करते हैं, जिनकी पावर 1 होती है उसको तो लिखते ही है ना। जैसे तुम अपने एक्सपेंशन करते हो 1 + x⁻n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, हाँ nc0, यहाँ पे nc0 आगे क्या आता है 1, बस इतना ही है ना, प्लस nc1 x⁻1 प्लस nc2 x⁻2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हो फिर, है ना। तो हम कहते हैं कि इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो हम ये जो स्क्वायर वाले टर्म है इनको हटा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ तो हमारा जो रेशो है उसके अंदर पावर है ना 1 ही आया है, इसलिए हमने उसको रख दिया। तो ऊपर वाला पार्ट भी अपना d/2 आएगा, नहीं वो क्या बोलते हैं d/3 आएगा, और जो यहाँ वाला पार्ट है वो भी अपना ये आएगा, सेम आएगा। तो पूरे का जो मेरा डायमीटर जो बनेगा, ये जो डायमीटर बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा 2d/3। 2d/3। सर सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई हुआ एक बार बता सकते हो? अरे d/3। सिमिलैरिटी मत लगाओ ना, tan थीटा लगा दो। अच्छा ओके सर। ओके, अब मुझे बताओ कि लाइट में एक्चुअल में कन्वर्ज कहाँ पे होएगी। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का फोकस कहाँ पे है, फोकस भाई जो हमारे पास 3r जो डिस्टेंस आया है वो तो उसके फ्रेम में आया है ना, म्यू इक्वल टू अपना 3/2 में, लेकिन बाहर तो हवा है, तो क्या बनेगा बताओ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा ये आया था डिस्टेंस आया था, ये कितना था 2r, लेकिन ये जो मेरा 2r है ये मेरा किस मीडियम में है भाई, 2r लास्ट में 2r मेरा है अपना म्यू इक्वल टू 3/2 में, लेकिन बाहर तो मेरी हवा है। तो बताओ 2r अगर मेरा μ/3 में है तो उसी के इक्विवेलेंट करेंगे तो हवा में कितना होता है, तो बोल दूंगा 2r/3/2 4r/3। तो मेरा जो एक्चुअल जो फोकस बनेगा वो यहाँ कहीं बन जाएगा पहले, तो लाइट यहाँ पे ये हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4r/3। लाइट को वहां मीट करना चाहिए था लेकिन वो वहां नहीं करेगी, मतलब इस लाइट को अगर मैं देखूं ना तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, अगर मेरा म्यू 3/2 आगे कंटिन्यू में होता तो, ठीक है। यस ओके, तो देखो अपना है ना रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम करेंगे लेंस। लेंस भी कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेंस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस, बट ये है कि रिफ्रैक्शन तुम्हारा 2 बार होता है, तो कोई बात नहीं, हमने आज भी तो किया है 2 बार वाला रिफ्रैक्शन। देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था पहले वाला, लेंस ही था वो बेसिकली। हाँ तो वो बेसिक वो अगर तुम बोलोगे तो दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लस स्लैब, ठीक है। तो हम लेंस के अंदर
इसी फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर बस आज के लिए इतना ही। अपना एग्जाम दो अच्छे से कल। ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। ओके बाय।